नमस्कार। सत्य हिंदी के इस खास कार्यक्रम विजय व्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। हिंदुस्तान की राजनीति 2024 के लोकसभा चुनावों के करीब आने के साथ साथ गर्माती जा रही है। विधानसभा के चुनावों को लेकर ये गर्मी और बढ़ गई है और अब फिर से एक बार जातिगत जनगणना और जातीय आरक्षण की मांग बढ़ने लगी है। खासतौर से बिहार, उत्तर प्रदेश में इसकी मांग लगातार हो रही है। नीतीश कुमार साहब ने जातीय जनगणना का फैसला किया था बिहार में, उस पर पहले हाई कोर्ट ने फैसला दिया, फिर रोक लगाई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोई स्थगन देने से इनकार कर दिया और कहा कि जब आपके पड़ोसी को भी जाति का पता है, तो फिर सरकार को जात पूछने से कौन रोक सकता है। हालांकि ये मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। बार बार अलग अलग राजनीतिक दल जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि क्या ये फिर से मंडल कमंडल की राजनीति का दौर है, क्या ये मंडल टू की पॉलिटिक्स होने लगी है। सबको पता है कि 2024 के जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर का काम पूरा हो जाएगा करीब करीब, और वहां पर गर्भगृह में राम मंदिर में राम की भगवान राम की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा वहां पर हो जाएगी। तो उससे लोगों को लगता है, ज़्यादातर राजनीतिक दलों को लगता है कि फिर से कमंडल की राजनीति हावी हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठाएगी। इसीलिए शायद कुछ राजनीतिक दल फिर से कमंडल के मुकाबले में मंडल टू की राजनीति करना चाहते हैं और जातीय जनगणना को लगातार जोर दिया जा रहा है कि जातीय जनगणना कराई जानी चाहिए। बिहार में हो रही है, कुछ और राज्यों ने भी इसका ऐलान किया है। कर्नाटक में भी इस बात का ऐलान किया गया था। कर्नाटक पिछली बार जब सिद्धारमैया साहब की सरकार थी 2013 में, तो उन्होंने जातीय जनगणना की बात की थी। जब 2015 में जातीय जनगणना का फैसला भी किया, 2018 में उसकी रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। फिर से जब सरकार आई तब भी उस पर कोई काम नहीं हुआ, साझा सरकार के दौरान भी। और अब 2013 में के बाद 2023 में फिर से कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने, सिद्धारमैया सरकार ने जातीय जनगणना का वादा किया है, उस रिपोर्ट को पेश करने का वादा किया है। लेकिन वहां पर इसी को लेकर पार्टी में एक पेच फंस गया है और पार्टी में टूट तक की नौबत आ गई बताई कि यदि इस तरह का किया गया तो वहां पर मुश्किल हो सकती है। उसकी पेच की एक बड़ी वजह है कि वहां दो प्रमुख समुदाय हैं, वोकलिका और लिंगायत। इन दोनों का इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो जातिगत या आबादी का आंकड़ा है वो कम हो सकता है, इसलिए इसको लेकर भी काफी विवाद चल रहा है। तो क्या सिद्धारमैया सरकार उस रिपोर्ट को सामने लाएगी? हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि वो रिपोर्ट लीक हो गई है और उससे कर्नाटक में राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। लेकिन मसला सिर्फ कर्नाटक का नहीं है, हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, सभी जगह जातीय जनगणना को लेकर बात हो रही है। कांग्रेस इसके लिए लगातार दबाव बना रही है, नीतीश कुमार लगातार दबाव बना रहे हैं और जो क्षेत्रीय दल है, लालू यादव आरजेडी के नेता, वो भी जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो एनडीए के साथ हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर, वो भी इस बात की बात कर रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए ताकि पता पड़े कि किस जाति की कितनी हिस्सेदारी सरकार के कामकाज में, सरकार में हो सकती है। पहले ये तो तय हो कि किस जाति की कितनी हिस्सेदारी है, कितनी भागीदारी है, तो वो हिस्सेदारी भागीदारी में कैसे बदलेगी। इतना आसान काम भी नहीं है और आप समझ सकते हैं कि ये क्यों हो रहा। बताया जाता है कि देश भर में करीब 45% जो आबादी है वो ओबीसी आबादी है। 45% है। कुछ राज्यों में ये आबादी 50 से ऊपर है, 60% तक है। बिहार जैसे राज्यों में 60% तक ये आबादी पहुंच गई है। अभी जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, वहां पर ओबीसी की आबादी 40% से ज्यादा है। यदि पिछले चुनावों को देखें, लोकसभा के चुनावों को देखें, तो 2009 में भारतीय जनता पार्टी को करीब 22% ओबीसी वोट मिले थे, जो 2019 में बढ़कर 44% के करीबन हो गए हैं, यानी डबल हो गए। इसका मतलब है कि ओबीसी का बड़ा जो हिस्सा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पिछले 10 साल में कांग्रेस के साथ ये ओबीसी का वोट का हिस्सा कम हुआ है और वो 22 से 15% पर पहुंच गया है, जबकि क्षेत्रीय दलों में भी इसकी हिस्सेदारी कम हो रही है। तो इसलिए भी लगातार उनकी चिंता बढ़ रही है क्षेत्रीय दलों की। जो पीडीए की बात की अखिलेश यादव ने, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, वो भी उसी का हिस्सा है। नीतीश कुमार और लालू यादव जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं वो भी उसी का हिस्सा है। भूपेश बघेल और अशोक गहलोत जो बात कर रहे हैं वो भी जातीय जनगणना और मंडल कमंडल की राजनीति का हिस्सा है।
तो जो 13 बड़े राज्य हैं उनमें ये आबादी करीब करीब 40 से 50% है और देश भर में औसतन 45% ये आबादी है और वोटों की गणित के हिसाब से भी देखें तो ओबीसी एक बड़ी हिस्सेदारी निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 21 मंत्री ओबीसी हैं और केंद्र में 27 ओबीसी मंत्री हैं। 44% वोट मिला है 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को और उसके सबसे ज्यादा एमपीज ओबीसी एमपीज हैं सभी दलों के मुकाबले में। तो इसलिए उसकी हिस्सेदारी लगातार बढ़ती रही है। अब उसकी चिंता यह है कि कहीं इसमें से कुछ वोट कम नहीं हो जाए जातीय जनगणना को लेकर। इसीलिए एक और योजना का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से एक बड़ी योजना का ऐलान किया। उसका नाम है विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा योजना का मतलब है कि जो लोग ओबीसी में पिछड़े रह गए हैं, जो कारीगर लोग हैं, नाई है, अहीर है, कुम्हार है, उस तरह के जो कारीगर लोग हैं उनको 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त जो है कर्जा देने की बात सरकार ने की है। यानी उन वोटों को साधने की कोशिश की है। ये वोट करीब करीब 7% माने जाते हैं। 7% वोट जो है वो माने जाते हैं। इस तरह से ओबीसी का करीब करीब 30% ओबीसी आबादी भारतीय जनता पार्टी को अपने साथ आने की उम्मीद लगती है। लेकिन इतना आसान काम है नहीं। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से मसला अटका हुआ है जातीय जनगणना को लेकर, अभी उस पर विचार हो रहा है। हालांकि जातीय जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो किसी राज्य सरकार को इसे नहीं रोक सकती है, क्योंकि जब आपके पड़ोसी को भी पता है कि आपकी जात कौन सी है तो फिर सरकार पूछे तो इसमें क्या मुश्किल है। जातियों को लेकर, ओबीसी को लेकर ये मसला नया नहीं है। पहली जब सरकार थी, नेहरू की जो सरकार थी, उसमें भी इस पर मसला हुआ और काका कालेलकर की कमीशन बनाया गया। काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया 1953 में। उसकी रिपोर्ट भी आ गई 1955 में, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। फिर 1975 में हेमवती नंदन बहुगुणा ने उत्तर प्रदेश में इस पर काम किया और कहा कि छेदीलाल सारथी की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाने की बात की गई। फिर 1975 के बाद 1975 में नारायण दत्त तिवारी ने 10% से ज्यादा आरक्षण ओबीसी को सरकारी नौकरियों में, करीब करीब 15% की बात थी, आरक्षण देने की बात की। फिर जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उन्होंने उस सरकार को बर्खास्त कर दिया। मोरारजी देसाई की सरकार के वक्त में ही बीपी मंडल की कमीशन बनाया गया, जो ओबीसी के फैसले पर चर्चा करनी थी उसको कि ओबीसी की कितनी हिस्सेदारी है, क्योंकि अभी तक हमारे पास 1931 का आंकड़ा था जिस पर काम चल रहा था और उसी के आधार पर हम ओबीसी की गणना कर रहे थे। तो मोरारजी देसाई ने ये कमीशन बनाया 79 में। उसकी रिपोर्ट इंदिरा गांधी सरकार के वक्त में आई, लेकिन उस पर एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। और फिर एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ 1990 में, 7 अगस्त 1990। यही अगस्त का महीना था जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का फैसला किया। इस फैसले से हिंदुस्तान की राजनीति ही नहीं, हिंदुस्तान का पूरा सामाजिक ढांचा भी गर्मा गया, चरमरा गया। बहुत सारे लोग सड़कों पर उतर आए। बहुत सारे लोग मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का विरोध कर रहे थे। ये हायर एजुकेशन और नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर बात कर रहा था, 27% आरक्षण की बात कर रहा था। और कई जगहों पर सड़कों पर आगजनी की घटनाएं, आत्मदाह की घटनाएं, प्रदर्शन की घटनाएं हुई। लगातार इस पर हंगामा हुआ, लेकिन रिपोर्ट लागू हो गई, सिफारिशों को लागू कर दिया गया वीपी सिंह ने। और वीपी सिंह मसीहा हो गए पिछड़ी जातियों के नेता के तौर पर। उन्हें पिछड़ी जातियों का मसीहा माना गया। लेकिन इसका फायदा वीपी सिंह को नहीं हुआ। 1991 के जब चुनाव हुए तो वो बहुमत में नहीं आए, उनकी सरकार नहीं बन पाई और जनता जो दल था वो भी टूट गया। तमाम तरह की अलग अलग पार्टियां उसमें से बन गई। वो समाजवादी पार्टी भी थी, जॉर्ज फर्नांडिस की पार्टी भी थी और बहुत सारी पार्टियां उसमें से निकलकर अलग अलग बन गई। तो पूरी तरह से जनता दल का जो ढांचा था, स्ट्रक्चर था, वो छिन्न भिन्न हो गया। यानी कोई बड़ा फायदा उनको नहीं हुआ, लेकिन समाज के एक बड़े तबके को इसका फायदा हुआ कि ओबीसी का 27% आरक्षण मिला। हालांकि उसके बाद कुछ समय बाद उसको चर्चा हुई कि इसमें कुछ खास जातियों को इसका फायदा मिल रहा है। उसमें यादव हैं और दलितों में जाटव हैं जिनको इसका फायदा मिल रहा है। तो इस पर भी चर्चा हुई और फिर ये भी चर्चा हुई कि इसमें से जो लोग ताकतवर हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, जिनके पास इसका फायदा हुआ है, उनको क्रीमी लेयर बोला जाए और उस क्रीमी लेयर को वहां से हटा दिया जाए। आरक्षण से हटा दिया गया। लेकिन उसके बाद भी लगातार मांग होती रही, क्योंकि जिन जातियों को
इसमें ओबीसी की सूची में शामिल नहीं किया गया था, 2000 से ज़्यादा जातियाँ थीं। उनकी लगातार ये मांग होती रही कि उनको भी ओबीसी के कोटे में शामिल किया जाए। ये मसला राज्यों तक को पहुँचा दिया गया, राज्यों को अधिकार दे दिए गए, तो वो अपनी-अपनी लिस्ट ओबीसी की बना सकते हैं। तो इस समय देश में अलग-अलग राज्य में अलग-अलग जातियाँ ओबीसी की कैटेगरी में आती हैं। कुछ जातियाँ ऐसी भी हैं जो एक राज्य में ओबीसी की कैटेगरी में हैं, कुछ दूसरे राज्यों में वो नहीं हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस सरकार ने इस पर काम नहीं किया। 2010 में कांग्रेस में भी इस पर बात हुई थी, वीरप्पा मोइली साहब थे, उन्होंने इस बात को उठाया था, फिर उस पर बात हुई और प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में जीओएम बनाया गया, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया, उसने भी इस बात की सजेशन दिया और कहा गया कि एक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जानने के लिए सेंसस किया जाए और उस सेंसस में यानी 2011 के सेंसस में सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जाना जाए कि जातियों का क्या स्टेटस है। उसकी रिपोर्ट तैयार हो गई, लेकिन उस रिपोर्ट को भी लागू नहीं किया गया। उसके बाद आ गई नरेंद्र मोदी की सरकार, उसमें भी उस रिपोर्ट पर कोई खास काम नहीं हुआ, कोई एग्जीक्यूशन के लेवल पर बात नहीं हुई। हालांकि उसके बाद जब राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर हुआ करते थे, उस वक्त भी ये जो का सेंसस था, इसको लेकर चर्चा हुई, आरक्षण देने की बात हुई। इसके अलावा प्रणब मुखर्जी के वक्त में ही और नरसिम्हा राव के वक्त में भी, नरसिम्हा राव के वक्त में ईडब्ल्यूएस को यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी जो दलित और पिछड़ी जाति से नहीं है, आरक्षण नहीं है, सवर्ण जातियों से है लेकिन वो पिछड़े हैं आर्थिक रूप से, तो उनके लिए 10% का रिजर्वेशन देने की बात की, लेकिन वो मसला फंस गया सुप्रीम कोर्ट में, 9 जजों की बेंच ने उसे रोक दिया, तो बात आगे नहीं बढ़ पाई, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लागू किया और 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दे दिया गया। एक तर्क और ये भी दिया जाता है कि आरक्षण को बढ़ाने से जो आरक्षण की लिमिट सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रखी है 50%, उससे आगे बढ़ जाएगी, क्रॉस कर जाएगी, जो संवैधानिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, जो संविधान ने के रास्ते से सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी बात की है। लेकिन कुछ राज्यों ने अपना आरक्षण का जो कोटा है वो बढ़ा दिया है, उसमें राजस्थान भी शामिल है, तमिलनाडु भी शामिल है, ऐसे तमाम तरह के राज्य हैं जिन्होंने अपने आरक्षण कोटा को बढ़ा दिया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस पर काम करेगी? अभी कल की ही बात कीजिए कि ओबीसी की चिंता इतनी सबको थी कि समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में अपना सम्मेलन किया, ओबीसी का सम्मेलन किया, जिसमें ओबीसी के तमाम तरह के नेताओं और अलग-अलग हिस्से के, अलग-अलग इलाके के, अलग-अलग प्रतिभाओं के जो लोग थे, उनको इसमें शामिल किया गया और उनसे चर्चा की गई। दूसरी तरफ बीजेपी ने कल्याण सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत पिछड़े नेता रहे हैं, उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर अलीगढ़ में कार्यक्रम किया और उसमें सब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता शामिल हुए। उसमें होम मिनिस्टर अमित शाह साहब भी शामिल थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे। तो इसका मतलब है कि सभी राजनीतिक दलों का जो फोकस है वो पिछड़ी जातियों पर है, ओबीसी जातियों पर है। भारतीय जनता पार्टी को फायदा एक ये भी है, उसे उम्मीद है कि वो मंडल और कमंडल दोनों की राजनीति साथ साथ कर सकती है, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण का काम पूरा होने को है, गर्भगृह का काम पूरा हो गया है और जनवरी 2024 में राम मंदिर का वहां पर प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी, रामलला की। तो उससे उसको फायदा हो सकता है, वो है कमंडल की राजनीति। इसके साथ साथ मंडल की राजनीति वो लगातार कर रही है। 44% जो आबादी, वोटर जो आबादी है वो उसके हिस्से में आई है, 44% वोट उसे मिला है ओबीसी का, तो इसलिए वो उसे छोड़ना नहीं चाहती। उस केंद्र सरकार में 27 से ज़्यादा मंत्री ओबीसी कैटेगरी के हैं, उत्तर प्रदेश में भी 21 से ज़्यादा मंत्री हैं और तमाम जगहों पर एमपीज की संख्या भी ओबीसी की भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा 6 अप्रैल 2023 को यानी बीजेपी के स्थापना दिवस से ही ओबीसी पर फोकस किया गया और 1 करोड़ घरों को टारगेट किया गया है और कहा गया है गांव-गांव चलो योजना, गांव-गांव चलो, घर-घर चलो योजना। यानी हर घर तक पहुंचकर ओबीसी के स्टेटस का पता लगाया जाएगा कि कितने ओबीसी हैं, कितने परिवार में सदस्य हैं, उनका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उनको क्या सुविधाएं मिली हैं, उनको सरकार की किन योजनाओं का फायदा मिला है, किन योजनाओं का फायदा नहीं मिला है। यानी पूरी तरह से फोकस उनका ओबीसी ग्रुप पर है। कांग्रेस ने भी 50% तक का आरक्षण देने की बात की है उनको, कि उनका आरक्षण बढ़ाया जाए, स्कूल कॉलेजेस में उनको मदद की जाए, सहायता पहुंचाई जाए। समाजवादी पार्टी भी वही बात कर रही है। नीतीश कुमार और लालू यादव तो खैर अपने आप को ओबीसी लीडर के तौर पर एस्टेब्लिश करने में लगे ही रहते हैं। ओबीसी को कितना फायदा होगा ये तो अभी बहुत साफ नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है और फिर क्या आरक्षण को बढ़ाया जा सकता है 50% से, या फिर जो आरक्षण है इस वक्त
उसी में से कुछ हिस्सा ओबीसीज को और दिया जा सकता है। तो इन सब बातों पर भी चर्चा होगी, जिससे लगातार जो समाज में तनाव बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है, उसको कम किया जा सकेगा। तो क्या फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि कमंडल की राजनीति का जवाब मंडल 2 की राजनीति कर रही है? इसको 1990 में भी देखिए, उस वक्त राम मंदिर के लिए लाल कृष्ण आडवाणी, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता थे, वो राम रथ यात्रा लेकर चले थे और उसने कमंडल की राजनीति ने मंडल की राजनीति को ध्वस्त कर दिया था। और उसके बाद बीजेपी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा लाल कृष्ण आडवाणी के रथ के बाद, और लगातार भारतीय जनता पार्टी का जगन्नाथ जो है, विजय रथ जो है, वो आगे बढ़ता गया है। आज वो 14 से ज़्यादा राज्यों में उसकी सरकार है। लोकसभा में उसके 303 एमपीज हैं, कुल मिलाकर 350 से ज़्यादा एमपीज हैं लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर, और उसके सहयोगी दलों को जोड़कर। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत स्थिति में वहाँ दिखा है। तो उस पर चर्चा करने की ज़रूरत है कि क्या होगा। वक्त जैसे सुप्रीम कोर्ट भी इसका रास्ता दे सकता है, प्रधानमंत्री क्या चुनावों से पहले कोई घोषणा कर सकते हैं, और उनकी जो विश्वकर्मा योजना है वो हिंदुस्तान की राजनीति को कितना बदलेगी। जनवरी में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद क्या कमंडल की राजनीति हावी होगी, या उसकी काट के तौर पर जो मंडल की राजनीति, मंडल 2 की राजनीति को शुरू किया जा रहा है, वो आगे बढ़ पाएगी और वो उसका जवाब दे पाएगी। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। और फिर बात ये भी है कि नेताओं को ये सब बात पता है, वो पिछड़ों दलितों की बात कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ने की बात कर रहे हैं, उनकी तकलीफ को समझने की बात कर रहे हैं। ये अलग बात है कि किसी मुख्यमंत्री के काफिले में वो आगे बढ़ाने के लिए मरीज के साथ जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस जिसमें मरीज है, उसको रोक दिया जाता है, इंतजार करने दिया जाता है कि साहब का काफिला गुजर रहा है, और एक तरफ एक सजा याफ्ता राजनेता पर एक डीएसपी साहब छाता लेकर उनका बचाव कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इन कॉम्प्लिकेशंस के बीच में हिंदुस्तान की राजनीति आगे बढ़ रही है, हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ रही है। ये ज़िंदगी कहाँ तक आगे बढ़ेगी, या फिर कौन-सा नया मोड़ आएगा? क्या मंडल 2 का कोई नतीजा निकलेगा, या कमंडल की राजनीति ही मंडल की राजनीति का जवाब है, और उसको वो मंडल की राजनीति को अब आगे नहीं बढ़ने देगी? इस सब पर चर्चा हम जारी रखेंगे। आज आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करता हूँ कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, शुक्रिया।